The Phantom's Tale presented। मेरा नाम अभय है। मैं इस जगह की 110वीं पीढ़ी का हिस्सा हूँ। एक ऐसी जगह जिसका नाम कभी किसी जुबान पर नहीं आता। जब से होश संभाला है मैं यहीं काम कर रहा हूँ। इससे पहले का कोई चेहरा, कोई दिन, कोई याद, जैसे किसी ने दिमाग से मिटा दी हो। शायद बाकी लोग भी ऐसे ही हैं, बस सिर झुकाए काम करते हुए, जैसे किसी अनजाने अपराध की सज़ा काट रहे हों। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ सवाल पूछना मना है, यहाँ याद रखना मना है। हर दिन अलग होता था। कमरे, गलियारे, रूटीन सब पहले जैसा लगता, लेकिन हर बार जैसे किसी अदृश्य चीज़ ने उन्हें थोड़ा सा बदल दिया हो। जैसे ये जगह खुद हर दिन सांस लेती हो और हर बार कुछ छोड़ देती हो। हर कुछ हफ्तों में मुझे सुरंग की ओर भेजा जाता था। वहाँ एक गहरा अंधा छेद मेरा इंतज़ार करता था। सुरंग ठंडी, नम और सड़ी हुई दीवारों से घिरी होती। मेरे जूतों की आवाज़ वहाँ गूंजती नहीं थी, जैसे ज़मीन खुद उसे निगल लेती हो। छेद के पास पहुंचकर मैं बाल्टी उठाता। पानी नहीं, मांस और टूटी हड्डियों से भरी बाल्टी। कभी कभी उस मांस पर एक बारीक सफ़ेद पाउडर होता, इतना महीन कि त्वचा पर बैठकर भी महसूस ना हो। मैं नहीं जानता वो पाउडर क्या था। मैं नहीं जानता उस छेद के अंदर क्या था। इसके अलावा हमें एक और जिम्मेदारी दी गई थी, भूसी को पहचानना और रिपोर्ट करना। यह इंसान जैसा सूखा खोल होता था, जैसे कोई जिंदा शरीर अपनी आत्मा निकालकर छोड़ गया हो। गहरे भूरे रंग का, हल्का पारदर्शी, और उसका चेहरा हमेशा ऐसे जकड़ा होता था जैसे अंतिम क्षण में वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वो शब्द उसके साथ ही मर गए। वो भूसी कभी बोलती नहीं थी, लेकिन उसके आसपास की हवा, वो चीखती थी। वो कभी कभी अपनी जगह बदल लेती थी, बिना हिले, बिना किसी के देखे। लेकिन जब तक हम रिपोर्ट करते, वो अगली सुबह तक गायब हो जाती। कोई ये देखने नहीं रुकता था कि उसे कौन उठाता है या वो अपने आप उठती है। और भूसी, अगर कोई इसे देखता तो उसे तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करना पड़ता और फिर बिना कुछ पूछे अपने काम पर लौट जाना होता। लेकिन हम सब जानते थे, भूसी का दिखना कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता था। कहा जाता था, अगर कोई गलती से उससे टकरा जाए तो उसकी मौत तय थी। मैंने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन अफवाहें वो यहाँ दीवारों में फुसफुसाती थीं। एक बार का किस्सा अब भी कई फाइलों में अनरजिस्टर्ड होकर छुपा हुआ है। एक तकनीशियन की कहानी। वो बस एक फोल्डर समेटने गया था। शायद ध्यान नहीं दिया, या शायद उसे बताया नहीं गया था। वो भूसी वहीं थी, गलियारे के किनारे, बिल्कुल शांत। उसने देखा नहीं, और जैसे ही उसका पैर भूसी से टकराया, उसका पैर गायब हो गया। बस यूं ही। एक पल में वहां था, अगले पल बस उसकी पतलून में एक गोल खाली छेद था। जूता पास में पड़ा था, जैसे पैर ने उसे छोड़ा हो। वो चिल्लाया। चीख इतनी तीव्र थी कि दीवारों ने कांपना शुरू कर दिया। सब दौड़े आए, सोचकर कि शायद कुछ तकनीकी दुर्घटना हुई है। लेकिन फिर उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। कपड़ों के अंदर कुछ नहीं था, बस धूल, काली, महीन, जैसे राख उसके पतलून के छेद से गिर रही थी।
और फिर एक पल में उसकी चीखें रुक गईं। वहां कुछ नहीं था, बस एक जोड़ी कपड़े जो किसी इंसान ने आखिरी बार पहने थे, और भूसी, वो अब वहां नहीं थी। घटना के बाद रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सब लोग फिर से अपने अपने काम में लग गए। यहां किसी और की परेशानी पर ज्यादा देर रुकने का मतलब था लिखित चेतावनी, और 2 चेतावनियां। तीसरी बार तुम्हारा कार्ड ब्लैक हो सकता था, वो कार्ड जिससे यहां दरवाजे खुलते थे, जिससे तुम खाना ले सकते थे या वापस अपने कमरे में जा सकते थे। तो हम चुप रहते थे, बहुत ज्यादा चुप। इसीलिए यहां दोस्ती करना भी कोई नहीं चाहता था। नई शिफ्टें आती रहती थीं, छोटे बैचों में, खासकर जब हाल ही में कोई सीरियस लॉस हुआ हो। उनका चेहरा पहली बार इस जगह को देखकर किसी जानवर जैसा होता था, फंसे हुए, डरे हुए और उलझे हुए। और उनमें से एक थोड़ा अलग था। वो मिलनसार था। उसने हम सबको हाय कहा, बिना डर के। हम सबने नजरें चुराईं या उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन मैं अभी भी नया था, और शायद इसी वजह से मैंने उसके साथ थोड़ी बातचीत कर ली। उसने मुझसे हाथ मिलाया, नाम बताया, विवेक। एक साफ, शांत सा नाम जो इस जगह की गंध और रंगों से बिल्कुल अलग था। मैंने अपना नाम नहीं बताया। यहां नामों का कोई महत्व नहीं था। यहां बस कार्ड नंबर मायने रखता था। लेकिन वह मुझे हर ब्रेक में ढूंढने लगा। हर बार धीरे धीरे मैं भी उसकी इस आदत का आदी हो गया। वो बोलता था, हंसता था, और शायद एक उम्मीद ढूंढ रहा था। लेकिन उस समय मैं नहीं जानता था कि उम्मीद इस जगह में सबसे खतरनाक चीज होती है। मैंने उसे कभी अपनी शिफ्ट के बाहर नहीं देखा था, जब तक कि वह घटना नहीं हुई। उस दिन वो कुछ घंटों के लिए शांत कमरे में भेजा गया। एक सफेद बांझ कमरा, जहां न हवा चलती थी, न जरूरत से ज्यादा आवाज होती थी। उस कमरे के बीचों बीच एक छोटा काला बॉक्स रखा रहता था, ठीक उस तरह जैसे ताबूत पर पड़ा हुआ पत्थर। तैयारी करनी पड़ती थी। स्किन टाइट सूट जिससे कपड़े की खरोंच भी ना सुनाई दे। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल मना। अगर बाहर कोई इमरजेंसी होती तो एक लाल लाइट जगमगाती, और वो संकेत होता कि अब भागो, जितनी जल्दी हो सके। पहले ये सब मुझे जटिल लगता था, लेकिन असल में काम बस यही था, बॉक्स ठीक है या नहीं। विवेक ने भी वही किया। धीरे धीरे, सावधानी से, पहले सामने से, फिर दाईं ओर, फिर हल्के से झुककर बॉक्स के अंदर झांका, और फिर खड़ा रहा, एकदम सीधा, जैसे कोई पुरानी तस्वीर में ठहरा हुआ इंसान। बीच बीच में थोड़ा हिलता, मानो किसी दूसरी जगह से उसे देखना चाहता हो। मैं बाहर खड़ा था, शिफ्ट ऑफिसर की तरह, बस देख रहा था कि सब कुछ ठीक रहे, कि बॉक्स अपनी जगह पर रहे। घंटों बाद पीली लाइट झपकने लगी। उसका मतलब था, अब बाहर निकलो। विवेक धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला। बस तब, जब दरवाजा बंद होने ही वाला था, उसने हल्की सी राहत की सांस ली। बहुत हल्की,
लेकिन उस कमरे में जहां आवाज नहीं होनी चाहिए थी, इतनी भी आवाज बहुत ज्यादा थी। मैं एकदम चौंक गया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस कमरे में बिल्कुल शांति बनाए रखनी होती थी। न कोई आहट, न सांस का कंपन, न दिल की धड़कन का शोर, कुछ भी बॉक्स को चालू नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी छोटी सी आह वो काफी थी। बॉक्स के अंदर से एक धीमी बड़बड़ाहट उठने लगी। विवेक ने घबराकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर था, अब क्या होगा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैं पहले ही अपना हाथ उसके मुंह पर रख चुका था, जोर से, और फिर उसे नीचे जमीन पर खींच लिया। हम दोनों वहीं जमीन पर पड़े रहे, बिल्कुल बिना हिले। अंदर से आवाजें आ रही थीं, कुछ खींचने की, कुछ मोड़ने की, मानो कोई रेंग रहा हो। और फिर एक जोर की आवाज आई, जैसे बॉक्स जमीन पर गिरा हो। और तभी दरवाजे के नीचे से एक काली छाया बाहर निकल आई। विवेक चीखना चाहता था। मैं महसूस कर सकता था, उसका गला कस रहा था, सांसें रुकी हुई थीं। लेकिन मेरा हाथ इतना कसकर उसके मुंह पर था कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। अगर जरूरत पड़ती तो मैं उसे दम घुटने तक नहीं छोड़ता। वो छाया बस वहीं लटकी रही, कभी बाएं झुकी, कभी दाएं, जैसे देख नहीं रही थी, सुन रही थी। बहुत देर तक हम उसी हालत में पड़े रहे। फिर वो धीरे धीरे वापस अंदर लौटने लगी। मैं धीरे से उठा, विवेक को चुप रहने का इशारा किया। उसने बिना आवाज के दरवाजा खोला। मैं अंदर गया, धीरे से, बहुत ध्यान से। बॉक्स को उठाया, वापस मेज पर रखा। फिर बिना आवाज किए बाहर आया, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपनी सांस छोड़ी। अब ऐसा करना सुरक्षित था। और उसने भी राहत की सांस ली। जब हम सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, वह बार बार मुझे धन्यवाद देता रहा। मैंने उसे कुछ सांत्वना भरे शब्द कहे और उसे जाने दिया। अगले दिन वह बहुत उत्साहित था। उसने बताया, उच्च अधिकारियों को हमारी घटना के बारे में पता चल गया है। उन्होंने मुझे पदोन्नति देने का फैसला किया है। मैंने मजबूर होकर मुस्कुरा दिया। बधाई हो। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था, यह कोई खुशी की बात नहीं थी। मैंने कई बार देखा था, जब किसी को पदोन्नति मिलती है, इसका मतलब होता था उसे भेजा जाएगा किसी और विभाग में, एक ऐसा विभाग जहां से कोई वापस नहीं आता। कोई नहीं जानता था वहां होता क्या है, लेकिन इतना सबको मालूम था, यह कभी अच्छा नहीं होता। सबसे अजीब बात, पदोन्नत सिर्फ वही होते थे जो काम में अयोग्य माने जाते थे। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, और वो कभी यह नहीं जान पाया कि उच्च अधिकारियों को सब कुछ बताने वाला मैं ही था। मुझे थोड़ा पछतावा जरूर हुआ, लेकिन अगर मैं रिपोर्ट नहीं करता तो शायद मुझे ही पदोन्नति मिल जाती। और एक बात तो पक्की थी, वे हमेशा सच का पता लगा ही लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, झूठ बोलते हुए, दूसरों पर इल्जाम लगाते हुए, लेकिन ये कभी काम नहीं करता। वे सब कुछ जानते हैं। सुविधा में एक और शख्स था, ग्रेग द मिस्टिक। नाम जितना अजीब, वह आदमी उससे भी ज्यादा।
कोई नहीं जानता था वह असल में करता क्या था। वो चुपचाप रहता, सिर्फ तभी बोलता जब बहुत ज़रूरी हो। कुछ कहते थे वह पहले किसी उच्च विभाग से आया था, कुछ कहते वह कभी गया ही नहीं था, बस हमेशा यहीं था। लेकिन एक बात सब मानते थे, ग्रेग कुछ जानता था, बहुत कुछ। अगर कोई निगाह से दूर वाले कोने में जाता तो वहां एक आदमी को जरूर देखता जो बेघर जैसा दिखता था। उसने पुरानी चादरों से बना जादूगर जैसा लबादा पहना होता। लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे क्योंकि वह बाकी माहौल की तुलना में कम से कम हानिरहित लगता था। उसे कभी कैद में नहीं रखा गया, जो उसके लिए अच्छा था क्योंकि उसे बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसके साथ बातचीत हमेशा छोटी ही रखी जाती थी, बस एक हेलो, कैसे हो, और फिर अलविदा। फिर भी कई बार मन करता था उससे ज़्यादा बात करने का, क्योंकि अगर कोई उससे ज़्यादा देर तक बात करता तो वह उसका भविष्य बताने की पेशकश करता, और अगर वह खुद न करता तो लोग उससे पूछ भी सकते थे। लेकिन इसके कुछ खास नियम थे। सामान्य नियम ये था, ग्रेग से सिर्फ अजीब या बेकार सवाल ही पूछे जाएं। ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे जिनका जवाब जानना ज़रूरी हो, क्योंकि कुछ बातें जानना खतरनाक हो सकता था। ग्रेग की भविष्यवाणी में एक खासियत थी, वह हमेशा गलत होता था। एक बार मैंने उससे मजाक में पूछ लिया, दोपहर के खाने में क्या मिलेगा? उसने आत्मविश्वास से कहा, पिज्जा। लेकिन जब मैं कैंटीन पहुंचा, वहां पराठे थे। पहले तो ये सब मजाकिया लगा। एक रहस्यवादी जो आत्मविश्वास से भविष्यवाणी करता है लेकिन हमेशा गलत होता है। मगर फिर हमने उसे परखने का फैसला किया। एक प्रयोग किया गया। ग्रेग को घंटों तक एक ही काम करने दिया गया, सिक्के का उछाल देखना और उसका नतीजा बताना। वह खेल में पूरी तरह डूब गया। 1000 से ज्यादा बार उसने अनुमान लगाया, हर बार गलत। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था। शुरुआत में यह सब हानिरहित लग रहा था, लेकिन फिर किसी ने एक गंभीर सवाल पूछ लिया, एक साइबरनेटिक अंग लगाने की सर्जरी सफल होगी या नहीं? ग्रेग ने बिल्कुल निश्चिंत होकर कहा, हाँ, बिना किसी परेशानी के होगी और मरीज बहुत खुश होगा। सुनते ही सर्जरी रद्द कर दी गई और पूरा प्रोजेक्ट अस्थायी रूप से रोक दिया गया, जब तक कि विज्ञान को और सुधारा न जा सके। अब बात मजाक की नहीं रही थी, पर फिर भी यह जान लेना कि क्या नहीं होगा कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा लाभ साबित हुआ। इस तरह ग्रेग उपयोगी भी बन गया और मनोरंजन का साधन भी। उसकी स्थिति बरकरार रही। अब भी सूक्ष्म परीक्षण होते थे और वे सफल हो रहे थे। मेरे काम में कोई तय समय सारणी नहीं थी। कभी मुझे सिर्फ दिखावे के लिए कुछ घंटे काम करना पड़ता, तो कभी रात की शिफ्ट में अकेले वेधशाला में भेज दिया जाता। आमतौर पर मैं दिन में काम करता था, लेकिन कुछ रातें अलग होती थीं। मुझे अक्सर अलग अलग जगहों पर काम के लिए भेजा जाता था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जो बाकी सबसे अलग थी। जैसे ही मैं वहां जाता, मुझे अजीब सी थकान महसूस होती थी। किसी ने कभी ठीक ठीक नहीं बताया कि हम कहाँ हैं, लेकिन एक चीज साफ थी, हम जमीन के बहुत नीचे थे। पर हैरानी की बात यह थी
कि वहाँ एक बेहद शक्तिशाली टेलीस्कोप लगा था जो हर वक्त आसमान की एक ही दिशा में घूरता रहता था, बिल्कुल शांत मगर बेहद सतर्क। उस टेलीस्कोप को देखकर मुझे एहसास हुआ कि हम शायद सतह के ज़्यादा नज़दीक थे, पर असली गहराई कितनी थी इसका कोई अंदाज़ा नहीं लग पाया। कभी कभी लगता था जैसे हम ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि किसी और दुनिया के दरवाजे पर खड़े हों। उस टेलीस्कोप में कुछ तो अलग था। वो किसी आम खगोल वैज्ञानिक की तरह इधर उधर नहीं घूमता था, बल्कि हर दिन हर रात बस एक ही जगह देखता था, आसमान की एक ख़ास दिशा में, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार हो। वो जगह एक ग्रह था। लेकिन अजीब बात ये थी, इस ग्रह के बारे में मैंने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा था, ना स्कूल में, ना किसी नक्शे में, ना ही किसी वैज्ञानिक दस्तावेज में। धीरे धीरे मैंने पता लगाया कि इस ग्रह को सिर्फ ख़ास तरह की किरणों से ही देखा जा सकता था, जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या शायद कोई नई खोजी गई तरंगें जिनके बारे में आम लोग कुछ नहीं जानते। मेरा काम गहराई में जाने का नहीं था। मैं बस प्रयोगशाला के तकनीशियन की मदद करता था जब वो उस अनजान ग्रह की निगरानी करता। सब कुछ देखने में शांत लगता था। टेलीस्कोप में दिखता ग्रह बिल्कुल स्टिल था, जैसे वहाँ कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी हमेशा चौकसी रखने का आदेश था। क्यों? क्योंकि एक डर था। एक सिद्धांत के मुताबिक उस ग्रह की सतह के नीचे कोई जीवन था, कुछ ऐसा जो सतह पर नहीं दिखता, लेकिन हर हलचल से हमें खतरा हो सकता था। हमें हर छोटी सी हलचल को रिकॉर्ड करना होता था। हालांकि उस समय की तकनीक इतनी तेज नहीं थी, पर मुझे शक था कि वे लोग किसी और टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे, शायद ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा साफ, या शायद ऐसा जो उस ग्रह के नीचे झांक सके। एक और सोच ये भी थी, शायद उस दूर के ग्रह पर सच में जीवन था, लेकिन हम जिस तरह की तरंगों से उसे देख रहे थे, वो तरंगें वहाँ के जीवन को नहीं दिखा पाती थीं। हम उस ग्रह को देख तो सकते थे, लेकिन सही तरीके से नहीं, जैसे कोई धुंधली फोटो जिसमें सब कुछ साफ नहीं दिखता। लगता था जैसे हमारी मशीनों को और बेहतर बनाने की ज़रूरत थी। शायद वैज्ञानिक इसी पर काम कर रहे थे। हर चीज़ शांत दिखती थी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आता, क्या वो भी हमें देख रहे हैं जिस तरह हम उन्हें देखने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो भी हमारी दुनिया को समझने में लगे हैं? मैं मन में यही उम्मीद करता रहता था। अगर वहाँ कोई ज़िंदगी है तो वो हमारे लिए दोस्त साबित हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो हम विज्ञान की खोज समझ रहे हैं, वो एक दिन ख़तरनाक जंग की शुरुआत बन सकती थी। वेधशाला में मैं कभी कभी ऊपर भी जाता था, लेकिन ज़्यादातर ड्यूटी मेरी नीचे होती थी, कभी बहुत नीचे। सबसे डरावनी ड्यूटी थी फ्लोर B66 की सफाई। ये जगह एक पुराने और असफल प्रयोग का नतीजा थी। उस दिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, और फिर कुछ बाहर निकल आया था। उसके बाद से वो चीज़ किसी गहरी दरार में छिपी हुई मानी जाती थी। कोई नहीं जानता था वो क्या थी, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो चीज़ खुद को फिर से बना सकती थी। मतलब अगर वो एक बार दिखी थी तो फिर से पैदा हो सकती थी किसी और जगह। हमारा काम होता था वहाँ जाना, हर जगह घूमना, और अगर कुछ भी अजीब दिखाई दे तो उसे तुरंत ख़त्म कर देना। हर बार जब मैं उस फ्लोर पर जाता तो लगता जैसे अंधेरे में कोई सांस ले रहा हो, धीमे से,
चुपचाप लेकिन जिंदा। फ्लोर B66 की अंधेरी सड़ी हुई दीवारों के बीच वे चीजें फिर से दिखने लगी थीं। वे छोटे, गोल और फर जैसे लगते थे, जैसे रुई की गेंदें हवा में तैर रही हों। कुछ तो वॉलीबॉल जितने बड़े भी थे। पहली नजर में वे मासूम से लगते थे, पर असली डर उनके अंदर छिपा था। उनके नर्म फर के नीचे था एक झोंक जैसा मुंह, जिसमें थे बेहद नुकीले और भीतर तक चीर देने वाले दांत। जैसे ही वे किसी के शरीर से चिपकते, उनके दांत खून में गहरे उतर जाते। वे धीरे धीरे खून चूसने लगते थे, चुपचाप लेकिन लगातार। हमें एक सुरक्षात्मक सूट दिया गया था जो पूरी बॉडी को ढकता था, लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे गैप थे, और वही उनकी एंट्री का रास्ता था। अगर सिर्फ एक होता तो उससे निपटना आसान था। 2 या 3 हों तो भी मुमकिन था, लेकिन अगर वे झुंड में आ जाएं तो समझो खतरे की घंटी बज चुकी थी। जैसे जैसे वे इकट्ठा होते, उनका आकार, रफ्तार और क्रूरता बढ़ती जाती थी। हमें इनसे लड़ने के लिए कुछ खास हथियार दिए गए थे, जिनका इस्तेमाल हम केवल इमरजेंसी में करते थे। ये तेज आवाज, गर्मी या रोशनी से काम करते थे। फ्लोर B66 अब भी बिजली से जुड़ा था, लेकिन लगभग सारी लाइटें बंद थीं। ऐसा लगता था जैसे इन जीवों ने बिजली के तार खुद काट दिए थे, शायद भागने की कोशिश में, जब वे दीवारों और जमीन में सुरंगें बना रहे थे। हमें एक खास रोशनी दी गई थी, जिसे फायरफ्लाई कहा जाता था। यह एक जमी हुई कांच की छोटी गेंद थी जो अपने आप हवा में तैरती थी, और जहां हम जाते वहां चुपचाप पीछा करती थी। फायरफ्लाई से तेज पीली रोशनी निकलती थी जो पूरे गलियारे को कुछ देर के लिए जगमगा देती थी। ये तकनीक बहुत पुरानी थी, लेकिन अब भी उतनी ही भरोसेमंद थी। अंधेरे के बीच सिर्फ उसी की रोशनी थी, और हमारी उम्मीद भी। लेकिन उस रात जब मैं अकेला B66 में सफाई कर रहा था, फायरफ्लाई की रोशनी में मुझे एक छाया तेजी से भागती नजर आई। वो कुछ अलग था। वो न तो गेंद जैसा था, न ही दीवार से चिपका हुआ। वो खड़ा था और सिर्फ मुझे देख रहा था। शुरुआत में हमें छोटी बंदूकें दी जाती थीं। इनसे हम उन फर वाले जीवों को पहले बेहोश करते थे, फिर उन्हें मारते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वे जीव बहुत छोटे और तेज थे। उन्हें सही से निशाना लगाना मुश्किल होता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नया हथियार बनाया, आर्क थ्रोअर। ये एक बिजली छोड़ने वाला हथियार था। फरबॉल्स को बिजली जल्दी लगती थी, तो अगर हम बस उनकी ओर ठीक से निशाना लगाते तो वे तुरंत खत्म हो जाते। इनकी त्वचा बहुत पतली थी, इसलिए एक बिजली का झटका काफी होता था। इस हथियार की बैटरी भी मजबूत थी, पूरी शिफ्ट चल जाती थी। इसने हमारा काम बहुत आसान बना दिया था, लेकिन हर दिन इतना आसान नहीं होता था। कभी कभी लगता था कि ये फरबॉल्स समझदार हैं या शायद बस किस्मत से चालाक दिखते थे, पर कई बार वो ऐसी हरकतें करते थे जो बहुत सोची समझी लगती थीं। एक बार एक रिपोर्ट आई। एक कर्मचारी ने देखा कि 2 फरबॉल्स गलियारे में खुले में बैठे हैं, दरवाजे से करीब 30 कदम की दूरी पर। वो सोचने लगा कि अगर थोड़ा और पास गया तो दोनों को एक साथ मार सकता है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका ध्यान उन्हीं 2 जीवों पर था, लेकिन दरवाजे के ऊपर एक तीसरा फरबॉल छुपा हुआ था। जैसे ही वह पास पहुंचा, वो तीसरा फरबॉल उसके ऊपर गिर गया। उसने सीधे उसकी गर्दन के पीछे हेलमेट
और बॉडी आर्मर के बीच के छोटे से गैप में काट लिया। फायरफ्लाई ड्रोन ने उस भयानक हमले की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी। इस वीडियो को बाद में सावधानी संदेश की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि जो भी अगली बार वहां जाए उसे सचेत किया जा सके। अगली शिफ्ट में जो कर्मचारी गया उसके लिए हालात और भी खराब थे। फरबॉल्स को अब बहुत सारा खून और मांस मिल चुका था। उसने रिपोर्ट दी कि एक पूरी दीवार उन जीवों से ढकी हुई थी। उस वक्त हमें समझ आ गया था, इस नौकरी में बचे रहना ही असली तरक्की थी। अगर आप अपनी शिफ्ट पूरी नहीं कर पाते तो सिर्फ 2 विकल्प होते थे, मर जाना या फिर जिसे वे मजाक में पदोन्नति कहते थे। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि कंपनी में ऊपर चढ़ने का कोई साफ रास्ता नहीं था। शायद क्योंकि मैं कोई वैज्ञानिक नहीं था, मैं बस वह था जो जमीन पर काम करता था, सब कुछ सामान्य बनाए रखने वाला एक कर्मचारी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलती, एक इत्तेफाक ने मुझे उन लोगों की नज़र में ला दिया जो हमें देखते तो थे पर आम तौर पर नज़रअंदाज करते थे। वो किसी शिफ्ट का हिस्सा नहीं था, बस मैं 2 लिफ्टों के बीच एक फ्लोर पार कर रहा था जैसे रोज करता था। वो गलियारा सुनसान और अजीब चुप्पी से भरा था। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। तभी मेरी नजर एक दाग पर पड़ी, हल्का सा भूरे रंग का दाग, जैसे किसी ने कॉफी गिरा दी हो। मैंने सोचा शायद किसी तकनीशियन ने कप हिलाकर गिरा दिया होगा, लेकिन जब मैंने झुककर उसे ध्यान से देखा तो समझ में आया ये कॉफी नहीं थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस सोचा कि शायद कोई सफाई कर्मी आकर उसे साफ कर देगा, और फिर अपनी शिफ्ट पर चला गया। कुछ दिन बाद जब उसी रास्ते से दोबारा गुजरा, वो दाग अब भी वहीं था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। पहले जो हल्का भूरा दाग था, अब वह लगभग काले रंग की गहरी छाया बन चुका था। इस बार मैंने उसे रिपोर्ट कर दिया। हो सकता है कोई केमिकल रिसाव हो, मैंने सोचा, और फिर अपने काम पर लौट गया। लेकिन यहीं से अजीब चीजें शुरू हुईं। हफ्ते के अंत में मुझे फिर से वही काम सौंपा गया। जब मैं उसी रास्ते से गुजरा तो देखा कि पूरा गलियारा बंद कर दिया गया था। मुझे एक घूमकर जाने वाला नया रास्ता दिया गया। शिफ्ट शुरू होने में देर हो गई। उसके बाद से हर बार जब मैं उस इलाके से गुजरता, कोई न कोई हिस्सा और बंद हो चुका होता। 1 महीने बाद अब कोई पर्दा, कोई चेतावनी चिन्ह भी नहीं था। वो हल्के पीले पर्दे जो पहले उस एरिया को ढकते थे, अब गायब हो चुके थे। इस बार जब मैंने अपने पुराने रास्ते से जाने की कोशिश की, मुझे वहां एक नई दीवार मिली, ठोस, सफेद और बिल्कुल नई। ठीक उसी जगह पर जहां मैंने पहली बार वह छोटा सा दाग देखा था। लेकिन दीवार के उस पार वह अब एक नई प्रयोगशाला बन चुकी थी। तकनीशियन लगातार अंदर बाहर आ रहे थे, हाथों में डिवाइस, रिपोर्ट्स और थक चुके चेहरे। वे शायद ओवरटाइम पर ओवरटाइम कर रहे थे। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब किसी ने गलती से फाइल छोड़ दी, तब मुझे पता चला असल में वहां क्या हुआ था। दाग बढ़ता गया। शुरुआत में तो उन्होंने इसे हल्के में लिया, सोचा कि शायद किसी पाइप से कुछ रिस गया हो। क्लीनिंग टीम भेजी गई। उन्होंने हर तरह का केमिकल इस्तेमाल किया, तेज एसिड से लेकर फोम बेस्ड सॉल्वेंट तक, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर एक अजीब बात हुई। दाग अब फैलना बंद कर चुका था, लेकिन अब वह दीवार से ऊपर उठने लगा।
मानो दीवार के अंदर से कुछ आकार ले रहा हो। धीरे धीरे उसमें मानव जैसी आकृति बनने लगी। सिर, कंधे और फिर उंगलियां। अब वह पूरी तरह से काली परछाई जैसी मूर्ति लगने लगी थी, जो बस दीवार से बाहर झांक रही थी। अब इसे एक प्रोजेक्ट कहा जा रहा था। प्रयोगशाला के वैज्ञानिक इसे सब्जेक्ट एको कहने लगे। किसी को नहीं पता था कि जब ये आकृति पूरी उभरेगी तो क्या होगा। मुझे इसका इनाम मिला क्योंकि मैंने सबसे पहले इसकी रिपोर्ट की थी। बड़े अधिकारियों ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, कंपनी आपके योगदान को पहचानती है। और फिर मुझे 2 चीजें दी गईं, एक घंटी और एक म्यूजिक बॉक्स। म्यूजिक बॉक्स पहली नज़र में बस एक पुरानी चीज लगती थी। लकड़ी की बॉडी, छोटा सा ढक्कन, और जब खोलो तो एक धीमा सा, मीठा लेकिन पुराना सा संगीत बजता था। लेकिन एक चेतावनी भी दी गई थी, इसे लंबे समय तक मत चलाना। कुछ चीजें जितनी देर सुनो उतनी ही गहराई में उतर जाती हैं। शुरू में तो मैं इसे खेल खेल में बजाता था, अकेलेपन में या जब नींद ना आती हो। लेकिन एक दिन मैंने उसे थोड़ी देर ज्यादा बजा दिया और उस दिन के बाद कुछ बदल गया था। म्यूजिक बॉक्स दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन इस डरावने माहौल में कुछ खास नहीं लगता था। यह गहरे रंग की लकड़ी से बना हुआ था। बॉक्स पर सुंदर नक्काशी की गई थी और उस पर चमकदार पॉलिश की परत थी। इसके ऊपर एक सांप बना था जो एक सेब के चारों ओर लिपटा हुआ था। सांप का मुंह लाल रंग की रेजिन से भरा हुआ था, जो उसे और भी अजीब बनाता था। साइड में एक पीतल का छोटा हैंडल था, जिसे घुमाकर म्यूजिक बॉक्स को बजाया जा सकता था। कमरा भी बहुत अनोखा था जहां यह बॉक्स रखा गया था। एक पुरानी लाल कुर्सी चिमनी के पास रखी थी। लकड़ी की अलमारियां जिनमें खाली पन्नों वाली किताबें थीं। एक पुराना ग्लोब जिसमें कुछ भी लिखा नहीं था। एक कांच की बोतल और एक क्रिस्टल ग्लास जो खाली थे, लेकिन उन पर हल्का धुंध जमा था। कुछ लोग वहां जाकर शांति महसूस करते थे। वो चुपचाप बैठते और सोचते। लेकिन जैसे ही कोई म्यूजिक बॉक्स बजाता, कुछ अजीब हो जाता। शुरुआत में बस एक धीमी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई बहुत दूर से नाम पुकार रहा हो। फिर कमरे का तापमान गिर जाता। चिमनी की आग जल रही होती थी, लेकिन फिर भी ठंड लगने लगती। धुन सुनते ही सब कुछ धीमा लगने लगता। कई लोगों ने बताया कि जब म्यूजिक बॉक्स बंद होता तो उन्हें लगता कि वो किसी और जगह बैठे हैं या किसी पुरानी याद में खो गए थे। कुछ को ऐसी चीजें दिखती थीं जो असल में वहां थी ही नहीं। सबसे डरावनी बात यह थी, जो लोग बार बार इस बॉक्स को बजाते थे, उनकी आवाज धीमी हो जाती, चेहरा थका हुआ लगता और वो किसी भी नाम से बुलाने पर जवाब नहीं देते थे, जैसे उनकी आत्मा कहीं और चली गई हो। मुझे सिर्फ 3 बार म्यूजिक बॉक्स घुमाने की इजाजत थी, और अगर किसी ने इससे ज्यादा घुमा दिया तो फिर उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होता। सोचकर ही डर लगता है कि अगर कोई इसे बार बार घुमा दे तो क्या हो सकता है, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता था, और जिसने भी ये मौका पाया वो इसे खोना नहीं चाहता था। पर बात इतनी सीधी नहीं थी। म्यूजिक बॉक्स क्यों खास था, इसे समझाना मुश्किल है। शायद इसीलिए क्योंकि इसका असर हर किसी पर अलग होता था।
जब मैंने इसे 3 बार घुमाया तो मैं कुर्सी पर बैठा ही था और मुझे नहीं पता चला कब मैं बेहोश हो गया। आंखें जब खुलीं तो ऐसा लगा जैसे बहुत रो चुका हूं। आंखों के किनारों पर आंसुओं की परत जमी थी, लेकिन न मैं डरा था न दुखी। कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे बचपन की यादों में भीगी हुई। पूरा हफ्ता मेरे अंदर एक गहरा सुकून था। मन हल्का लगता था, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। मैं सब कुछ ठीक से कर पा रहा था, काम, नींद, खाना, सब कुछ। लेकिन सवाल यही था, उस 1 घंटे में मेरे साथ हुआ क्या था? बाकियों का अनुभव अलग था। कुछ ने कहा जैसे मैं फिर से अपनी मां की गोद में था। कुछ बोले जैसे कोई पुराना सपना जिंदा हो गया। और कुछ तो कभी बोल ही नहीं पाए, बस चुपचाप रहने लगे, जैसे कुछ खो गया हो या शायद बहुत कुछ मिल गया हो। हर कोई अपने अपने तरीके से इसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच ये था, म्यूजिक बॉक्स सिर्फ एक धुन नहीं बजाता था, वो तुम्हारी आत्मा के किसी कोने को छू जाता था। मैंने कई रातें बस इसी सोच में काट दी कि अगर ये म्यूजिक बॉक्स सिर्फ एक खिलौना नहीं है तो फिर ये हमें दिखाता क्या है और क्यों? कुछ लोगों ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने मन का धोखा, लेकिन मेरे लिए ये एक तस्वीर थी मेरे उस जीवन की जिसे मैं भूल चुका था। मेरे सपनों में एक बच्चा आता था, वो मुझे देखकर मुस्कुराता, मुझे भैया कहकर बुलाता, और फिर जैसे ही मैं उसे छूने की कोशिश करता वो धुंध में गुम हो जाता। कभी कभी एक औरत की आवाज़ सुनाई देती थी, बहुत धीमी, बहुत कोमल, जैसे कोई लोरी गा रही हो। सो जा बेटा, तू थक गया है। मैं उस आवाज़ को पहचानता था, पर नाम याद नहीं आता था। शायद मेरी माँ थी या कोई जिसने मुझे कभी बहुत प्यार किया था। अब सवाल ये था, अगर ये यादें झूठी हैं तो इतनी सच्ची क्यों लगती हैं? और अगर ये सच्ची हैं तो हमें किसने भुला दिया? शायद म्यूजिक बॉक्स वो दरवाज़ा है जो हमारे सच और इस जगह के झूठ के बीच लगा है, लेकिन वो दरवाज़ा पूरा नहीं खुलता, बस एक झरोखा देता है, इतना कि हम याद कर सकें, पर इतना नहीं कि समझ सकें। और शायद यही इन लोगों की चाल है, हमें थोड़ा दिखाओ ताकि हम शांत रहें, थोड़ा महसूस कराओ ताकि हम टूट न जाएं, पर सच कभी मत बताओ। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। मैं जानना चाहता था कि मैं कौन हूं। इससे पहले कि ये जगह मेरी बाकी यादों को भी निगल जाए, तो मैंने तय किया, इस बार जब मेरी बारी आएगी, मैं म्यूजिक बॉक्स को सिर्फ 3 बार नहीं, 4 बार घुमा दूंगा। यहाँ की तकनीकें भी अजीब थीं। कुछ मशीनें बहुत पुरानी दिखती थीं, जैसे कोई भाप से चलने वाली चीज़ें हों, लेकिन उनके काम करने का तरीका हमारी समझ से बाहर था। और कुछ इतनी नई लगती थीं जैसे अभी किसी उन्नत दुनिया से भेजी गई हों। उदाहरण के लिए, एक बार मैंने देखा कि एक कर्मचारी हवा में हाथ हिला रहा था और उसके सामने बिना किसी स्क्रीन के सूचनाएं तैर रही थीं। हमने इसे शून्य पटल कहा, लेकिन किसी ने हमें कभी नहीं सिखाया कि ये सब काम कैसे करता है। हमें बस बताया गया कि क्या दबाना है, कब उठाना है, किससे दूर रहना है, और यही सबसे डरावनी बात थी। यहाँ कुछ भी पूरी तरह समझने की इजाज़त नहीं थी। हम तकनीक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका मालिक कोई और था। हम सवाल नहीं पूछ सकते थे। हम जवाब खोज भी लेते तो हमें भुला दिया जाता।
और पीढ़ियों का ये खेल शायद एक तरह से रीसेट था। हर नई पीढ़ी के साथ कुछ चेहरे गायब हो जाते थे, कुछ नए आ जाते थे और बाकी बस भूल जाते थे कि पहले क्या था। मैं अब सोचता हूँ कि क्या मैं भी कभी किसी और की जगह पर आया हूँ? क्या मेरा चेहरा भी पहले किसी और ने पहना था? कभी कभी पुराने दस्तावेज़ों में मेरी तरह का नाम मिलता था, कभी तारीखें मेल खा जाती थीं, लेकिन फिर सब मिटा दिया जाता था, जैसे किसी ने सच को सिलकर दफना दिया हो। अब मेरी दिलचस्पी सिर्फ म्यूज़िक बॉक्स में नहीं थी। अब मैं जानना चाहता था, क्या मैं पहली बार यहाँ हूँ या ये कोई चक्र है जो मुझसे बार बार वही खेल खेल रहा है। मैंने फिर से उस म्यूज़िक बॉक्स को देखा। इस बार वो अलग लग रहा था। उसके सांप की आंखें हल्की सी चमक रही थीं और मुझे महसूस हुआ किसी ने इसे हाल ही में घुमाया है, चौथी बार। अब दो ही रास्ते थे। पहला, मैं जानने की कोशिश करूं कि किसने घुमाया और क्या देखा। दूसरा, या खुद चौथी बार घुमाकर उस रहस्य से रूबरू हो जाऊं जिसकी कीमत मैं जानता नहीं। मैंने बताया था कि मैं 110वीं पीढ़ी का हिस्सा था और अब हम 117वीं पीढ़ी में पहुंच चुके थे। यहाँ काम करने वाले कुछ लोग पुराने ज़माने के थे और कुछ अभी अभी आए थे। ऐसा ही हाल यहाँ की मशीनों और तकनीक का भी था। फायरफ्लाइज नाम की तकनीक 85वीं पीढ़ी की थी, जबकि आर्क थ्रोअर 108वीं की। कुछ चीज़ें अब भी बन रही थीं, लेकिन कई तकनीकें इतनी पुरानी थीं कि अब कोई नहीं जानता था वो किस समय की हैं। इस जगह में चीज़ों को संभाल कर रखना आसान नहीं था। कभी कभी कोई हादसा हो जाता और पूरा हिस्सा ही तबाह हो जाता। मशीनें, रिकॉर्ड, सब कुछ मिट जाता। ऐसी ही एक पुरानी तकनीक थी, स्लीप ट्यूब। कहा जाता है ये 15वीं से 23वीं पीढ़ी के बीच बनाई गई थी। ये लंबे कांच के ट्यूब होते थे जिनमें हल्के पीले रंग का तरल भरा होता था और ऊपर से एक मजबूत प्लास्टिक की परत चढ़ी होती थी। मैंने कभी कभी इनके साथ काम किया है। इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान था। जब किसी को कुछ समय के लिए सुलाना होता था, न कोई सज़ा न कोई इनाम, बस थोड़ी देर के लिए रोक देना, तो ये ट्यूब इस्तेमाल होते थे। कहा जाता है कि ये ट्यूब किसी को हज़ारों साल तक सुलाए रख सकते हैं अगर ट्यूब टूटी ना हो। लेकिन असली सवाल ये था, जब वो इंसान जागेगा, क्या वो अब भी वही होगा? कई बार गलती से कोई ट्यूब खुल जाती थी और अंदर से निकला इंसान कुछ अलग ही लगता था। उसकी आंखों में वो पुरानी पहचान नहीं होती थी। जैसे उसका शरीर तो वही है, लेकिन उसकी आत्मा अब कहीं और जा चुकी है। अगर आप फ्लोर B66 पर जाते तो वहां आपको एक बड़ा गोलाकार गड्ढा दिखता। इस गड्ढे के चारों तरफ कोई रेलिंग या सुरक्षा नहीं थी, इसीलिए वहां धीमी रोशनी में चलना खतरनाक हो सकता था। अगर आप ध्यान नहीं देते तो सीधे नीचे गिर सकते थे। गड्ढा इतना गहरा था कि जब आप उसमें झांकते तो नीचे सिर्फ अंधेरा नजर आता। यहाँ तक कि अगर कोई वहां टॉर्च या लाइट भी डाले तो भी कुछ नहीं दिखाई देता था। लेकिन आवाजें आती थीं, एक धीमी भारी लयबद्ध कराहने की आवाज, जैसे कोई बहुत गहरी नींद में सांसें ले रहा हो। शुरू में ये समझ नहीं आता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन जब किसी ने पहली बार बताया कि ये क्या है, तब सब कुछ साफ हो गया। वो खर्राटे ले रहा है। जो भी उस अंधेरे गड्ढे के नीचे था वो सो रहा था, लेकिन कैसा सोना था वो? एक अजीब, भारी और खतरनाक नींद। मुझे बस इतना करना होता था,
एक ट्यूब उठानी होती, उसे पूर्वी कैटवॉक से होते हुए डिवाइस तक ले जाना होता। ध्यान देना पड़ता कि उसका प्लास्टिक वाला सिरा नीचे की तरफ हो, फिर धीरे से उसे मशीन में डालना होता था, और आखिर में लीवर खींचना। जैसे ही लीवर खींचते एक धंसी हुई सी आवाज आती और ट्यूब के अंदर का पीला रसायन तेजी से नीचे बहने लगता। तभी अचानक पूरा कमरा एक डरावनी कराह से गूंज उठता, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज दर्द में कराह रही हो, इतनी भारी और गूंजदार कि दिल की धड़कन रुक जाए। लेकिन हम सब शांत रहते, क्योंकि हम जानते थे कुछ ही सेकंड में फिर से खर्राटे शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही होता। उसके बाद ट्यूब को बाहर निकालते। अब उसमें एक छोटा छेद बन चुका होता। इसका मतलब था काम हो गया। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। वो जो नीचे था वो यूं ही गहरी नींद में नहीं था, उसे जबरदस्ती सुलाया गया था। और ये सब उसी पीले रसायन की वजह से मुमकिन हो पा रहा था। पर अब वो रसायन खत्म हो रहा था। पहले हमारे पास पूरे 5 स्टोरेज हॉल थे, ट्यूबों से भरे हुए। अब सिर्फ एक आखिरी हॉल बचा है, और उसका भी सिर्फ एक चौथाई हिस्सा। तकनीशियन दिन रात कोशिश कर रहे हैं, या तो ये रसायन फिर से बनाएं या कोई दूसरा तरीका ढूंढें ताकि वो चीज़ नीचे जाग ना जाए। मुझे उनकी रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती, लेकिन जो माहौल है वो साफ बता रहा है कुछ बहुत गलत होने वाला है। कभी कभी तकनीशियन ट्यूब का सैंपल ले जाते। मैं समझ सकता था वे किसी भी हाल में कोई हल निकालना चाहते थे, लेकिन हर बार जब वे एक ट्यूब उठाते तो हमारे पास एक कम बच जाती थी। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों तरफ से मोमबत्ती जला रहे थे, और मुझे पता था यह बहुत बड़ी चिंता की बात थी। फाइनल शिफ्ट, एक ऐसा नाम जो सिर्फ सुनने से ही डर लगने लगता था। ये काम 20-100वीं मंजिल की गहराई में होता था। मुझे नहीं पता ये जगह इस पूरी इमारत की सबसे गहरी मंजिल थी या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता था, ये सबसे दूर और सबसे अजीब जगह थी जहां मैं अब तक गया था। आमतौर पर एक मंजिल पर कई प्रयोगशालाएं होती थीं, लेकिन यहाँ पूरी मंजिल का हर कोना सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया था। यहाँ कुछ और नहीं होता था, सिर्फ वही एक प्रक्रिया। मैंने अब तक की सबसे लंबी लिफ्ट यात्रा की थी। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी, वो अजीब सी धड़कनों जैसी आवाज़ें आने लगी थीं, जैसे दीवारों के पीछे कुछ सांस ले रहा हो। और फिर दरवाजे खुले, पूरा फ्लोर हरे रंग की रोशनी में डूबा हुआ था। हर चीज़ एकदम साफ, ठंडी, शांत, लेकिन इतनी असली से परे कि जैसे कोई सपना हो या बुरा सपना। निर्देश बोर्ड पर कुछ लाइनें थीं, बहुत सख्त और सीधी। कुछ मिनटों तक खुद को माहौल से परिचित करो, गलती मत करना। जैसे ही रोशनी लाल हो, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्डिंग की बाकी मंजिलों की तरह ये भी पहली नज़र में सामान्य लगती थी। साफ सुथरे गलियारे, कांच की दीवारों के पीछे प्रयोगशालाएं, टिक टिक करती घड़ियां। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हर कांच के पीछे कोई देख रहा हो, कोई जो छुपा हो, जाग रहा हो, इंतजार कर रहा हो। मैंने अपने मास्क को कसकर पहना और दस्ताने ठीक किए। हर कोई चुप था, बस मशीनों की धीमी धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। तभी हरी रोशनी अचानक बंद हुई
और पूरा कमरा कुछ पल के लिए अंधेरे में डूब गया। फिर लाल रोशनी जल उठी और जैसे ही रोशनी बदली, मुझे अपनी पीठ पर एक हल्की सिहरन महसूस हुई, जैसे किसी ने बिना छुए छू लिया हो। हमने प्रक्रिया शुरू की। ट्यूब को धीरे से डिवाइस में डाला, लीवर खींचा और उसी पल एक जोरदार कराह पूरे फ्लोर में गूंज गई। पहले की तरह वह धीमी और भारी सांस नहीं थी, इस बार वह जागने जैसी आवाज थी। मेरे साथ के 2 लोग पीछे हट गए। क्या हमने कुछ गड़बड़ कर दी? किसी ने धीरे से फुसफुसाया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वह आवाज दोबारा नहीं आई, बल्कि एक सन्नाटा था, गहरा, खतरनाक सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे जो भी था अब हमें सुन रहा है। मैंने ट्यूब बाहर निकाली। इस बार उसमें छेद नहीं बना था। ये ट्यूब एक्टिवेट नहीं हुई है, किसी ने कहा। तो फिर कराह की आवाज क्यों आई? कोई जवाब नहीं था। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका शरीर धुंधले धुएं जैसा था, लेकिन हर हरकत में एक भारीपन था, जैसे वो हवा में तैर नहीं रहा हो, बल्कि पूरे फर्श को दबा रहा हो। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन मुझे देख रहा था, सीधे मेरी तरफ। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, सांस अंदर ही अटक गई थी। फिर वो चला मेरी ओर, धीरे धीरे। हर कदम पर जमीन कांपती थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन जैसे कोई गूंजती हुई आवाज इस दिमाग में बोल रही हो, तुमने मुझे जगा दिया। मैंने खुद को खींचते हुए एक बगल के कमरे में धकेला, दरवाजा बंद किया। पर वह बंद दरवाजों से नहीं रुकता। कमरे की लाइटें फड़फड़ाने लगीं। एक एक करके ट्यूब्स फूटने लगे। मुझे किसी चीज की तलाश थी, कोई रास्ता, कोई जगह जहां मैं खुद को छुपा सकूं। तभी मुझे दीवार पर एक पुराना टर्मिनल दिखा। उस पर लिखा था, इन केस ऑफ ब्रीच इनिशिएट प्रोटोकॉल X-17। मैंने कंपाते हाथों से बटन दबा दिया। पूरी मंजिल की लाइट्स बंद हो गईं और एक भारी गड़गड़ाहट हुई। मैं वहीं खड़ा रहा, हक्का बक्का। सांसें इतनी धीमी हो चुकी थीं कि खुद को भी सुनाई नहीं दे रही थीं। खेल खत्म। ये शब्द कहीं नहीं थे, पर फिर भी जैसे कमरे में गूंज रहे थे। क्या वो चीज बोल सकती थी, या ये सिर्फ मेरे दिमाग का असर था? वो भारी भरकम साया धीरे धीरे गलियारे में गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वो असली था या कोई भ्रम। लेकिन फर्श पर पड़ा वो इंसानी पैर, वो झूठ नहीं हो सकता था। कमरे की हरी रोशनी अब स्थिर थी और एक धीमी सी बीपिंग फिर से सुनाई देने लगी, वही जो प्रोसेस शुरू होने से पहले होती थी। क्या ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा था? क्या हमें सच में पता था कि नीचे क्या सो रहा है, या हम बस उसे सुलाए रखने की कोशिश कर रहे थे, बिना समझे कि वह जागा तो क्या होगा? मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्यूब्स का स्टॉक अब और कम लग रहा था। हर लीवर खींचने से, हर ट्यूब बहाने से हम उस चीज की नींद को थोड़ा और खिसका रहे थे। और आज वो लगभग जाग गया था। मैंने फाइनल शिफ्ट में 1 घंटा बिताया था, लेकिन मेरे भीतर वो 1 घंटा अब भी चल रहा है। वो 1 घंटा कभी 1 घंटा नहीं होता। घड़ी चलती रहती है, लेकिन वक्त वहां रुक जाता है। जो चीज वहां है
वो समय के साथ नहीं चलती। उसकी अपनी दुनिया है, अपने नियम हैं, और जब वो खेलती है तब वक्त झुक जाता है। कुछ लोगों को लगता है उन्होंने सिर्फ कुछ मिनट बिताए, लेकिन जब वे ऊपर लौटे तो 4 दिन बीत चुके थे। किसी को याद नहीं था उन्होंने क्या किया। बस धुंधली चीखें, कुछ टुकड़े, और दिल में एक ठंडी खामोशी। हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूं, मैं फिर से वहीं होता हूं, हरे कमरे में, खामोश गलियारों में, उसके साए के साथ। और हर बार मैं सोचता हूं, क्या वो अब भी वहीं है या कहीं मेरे साथ ऊपर भी आ गया। क्योंकि कई बार जब मैं अपने कमरे में अकेला होता हूं, मुझे फिर से वो धीमी सांसें सुनाई देती हैं। क्योंकि अब मैं समझ गया हूं, हम में से कोई भी उस चीज के सामने ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए शायद उन्होंने ये नियम बनाया है, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे के लिए उस मंजिल पर रहो, सिर्फ 1 घंटे तक उस चीज का सामना करो। अगर तुम बच गए तो ठीक है, लेकिन अगर कभी वह चीज शांत नहीं रही, अगर उसने सिर्फ 1 मंजिल नहीं, पूरी बिल्डिंग में घूमना शुरू कर दिया, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं ये बातें किसी से नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से में खुद से कहता हूं, यह सब बहुत गलत है, इसे रोका जाना चाहिए। लेकिन कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सब इसे बस एक काम समझते हैं, जैसे ऑफिस का कोई और टास्क हो। लेकिन यहां काम करने वाले सब लोग अंदर से डरते हैं, क्योंकि यहां कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता। हर दिन कुछ नया होता है, कुछ अजीब, कुछ डरावना, कुछ ऐसा जो हम समझ भी नहीं पाते। मैंने जो काम किए हैं या जो चीज़ें देखी हैं, वो तो बस एक छोटी सी झलक है। यहाँ ऐसी सैकड़ों रहस्यमयी चीज़ें होती हैं जो मेरी नज़रों से कभी गुजरी ही नहीं। सैकड़ों ऐसे टास्क जिनमें मैं कभी शामिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और शायद यही डरावनी बात है, क्योंकि अगर कभी मैं वाकई सब कुछ देख लूँ, हर मंजिल, हर रहस्य, हर चीज़ का सामना कर लूँ, तो शायद मैं जिंदा न रहूं। और यही वजह है कि कुछ रहस्य अनदेखे ही अच्छे हैं। अब जब मैं आईने में खुद को देखता हूं, तो वो इंसान नहीं दिखता जो यहाँ काम पर आया था, बल्कि वो दिखता है जो फाइनल शिफ्ट से लौट आया। लोग पूछते हैं वहाँ क्या होता है, मैं बस मुस्कुरा देता हूँ और कहता हूँ, यह सब काम का हिस्सा है।